उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय भाषा में ट्वीट कर ये जानकारी दी। सीएम धामी ने इगास पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सीएम ने ट्वीट में लिखा, उत्तराखंड में लोक संस्कृति के प्रतीक लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग ये त्योहार धूमधाम से मनाएं, जिससे हमारी नई पीढ़ी भी हमारे पारंपरिक त्योहारों को जान सके। बता दें कि दिवाली के 10 दिन बाद इगास का पर्व मनाया जाता है और पहली बार धामी सरकार ने ही इगास पर सरकारी छुट्टी का ऐलान भी किया है। तो उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जिसके लिए सांसद जो है अनिल बलूनी ने धामी सरकार को धन्यवाद दिया। अनिल बलूनी ने कहा है कि वो भी इगास मनाने अपनी पौड़ी में अपने पैतृक गांव जाएंगे और बलूनी ने सभी प्रवासी उत्तराखंडियों से गांव जाकर इगास मनाने की अपील की। इगास को लेकर बलूनी पिछले सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद उनका करते हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से मैं लगातार प्रयासरत रहा हूं कि इगास को और धूमधाम के साथ मनाया जाए और मैंने ये भी फैसला लिया है कि मैं अपने गांव में जाकर इगास को मनाऊं। मित्रों, इस इगास को मैंने फैसला लिया कि मैं अपने पौड़ी स्थित अपने पैतृक गाँव में जाऊँगा। आप सब लोगों से भी, उत्तराखंड के लोगों से मेरा आग्रह है कि वह भी इगास के दिन अपने पैतृक गाँव में जाएं। तो इगास पर्व को राजकीय अवकाश घोषित करने को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बड़ा कदम बताया। कहा, उत्तराखंड की परंपरा से जुड़ा हुआ त्योहार है, जिसके बारे में नई पीढ़ी को पता चलेगा और उसे जानना भी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के फैसला जो उन्होंने लिया है, ये बहुत बेहतरीन है। उत्तराखंड सरकार ने बूढ़ी दिवाली पर यानी कि इगास पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मैं उत्तराखंड की सरकार को हृदय से बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इधर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कर्नल अजय कोठियाल ने इगास पर छुट्टी की मांग को लेकर आज ही ट्वीट किया था। तो देखिए, इगास पर छुट्टी की मांग की थी, सरकार ने मान ली। दरअसल क्रेडिट लेने की जो है, आप ये देखते हैं कि होड़ शुरू हो गई है। वैसे चुनावी साल है, कोई नई बात भी नहीं है। ट्वीट कर छुट्टी की मांग की थी और आज ये बात सामने आई है। आपके नेता अजय कोठियाल, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। बात सियासी खबरों की कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जिले में दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रुड़की के मनुबांस गांव में किसान मेले का उद्घाटन किया है और स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। ज्वालापुर विधानसभा में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को खास प्राथमिकता दी जा रही है। जल्द ही गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया जाएगा। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है और किसानों का जो बकाया गन्ना भुगतान है, सबसे अधिक बीजेपी सरकार ने ही दिया है। और किसान का देश की प्रगति में हर प्रकार से बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस प्रकार के हम लोग, क्योंकि हमारा राज्य का, उत्तराखंड का स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है, उस महोत्सव के क्रम में क्योंकि हम लोग सभी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के साथ साथ समस्याओं का समाधान, निराकरण, जो हमारा एक संतुष्टि का जो हमने मंत्र दिया है, उसी के आधार पर आज भी यहाँ पर भी करा है। यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है और किसान भाइयों से संवाद भी किया। हाँ, वो हम जल्दी ही करने वाले हैं। उधर हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के लिए भूमि पूजन किया, जिसमें 528 आवास निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सिडकुल क्षेत्र में बनने वाली आवास योजना का मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। करीब 45 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होने वाला 528 आवासों का निर्माण जल्द शुरू होगा। बहुत ही समर्पित, बहुत उत्तराखंड जनजाति महोत्सव की शुरुआत गुरुवार से देहरादून में हुई। महोत्सव की बात करेंगे, इसका आयोजन ओएनजीसी के अंबेडकर स्टेडियम में हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में अलग अलग जनजातियां हैं जो इस महोत्सव में अपनी संस्कृति, लोक कला प्रदर्शन करेंगी। वहीं उत्तराखंड में जनजाति का वोट करीब 30% है, 3%, माफ कीजिए, करीब 3% इनका वोट है।
पूरे देश के लोग भी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। निश्चित रूप से जब आपस में सब लोग मिलते हैं, आपस में एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी से आज कांग्रेस ने कुमाऊं में अपने चुनाव अभियान का जो है आगाज कर दिया है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली हुई है। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के स्वागत के लिए आयोजित की गई इस रैली में कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर दिखे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकजुटता का संदेश भी देते दिखे। कांग्रेस ने 2022 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में सजा कांग्रेस नेताओं से भरा ये मंच 2022 के लिए बीजेपी को ललकार रहा है। पार्टी ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से कुमाऊं के 6 जिलों में चुनावी ताल ठोक दी है, वो भी विजय शंखनाद रैली के जरिए। ये सबका जो परिवर्तन की चाहत जिनके मन में है, जो भाजपा शासन से अजीज आ चुके हैं, उन सब का मन हर्षित होकर के सेहनाद कर रहा है। ये अभूतपूर्व जोश है लोगों में, एक जन सैलाब जो दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की दायित्व तय हो चुकी है। कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली वैसे तो यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य की पार्टी में वापसी को लेकर थी, लेकिन रैली में आई भीड़ से पार्टी नेता इतने गदगद है कि उन्होंने 2022 में प्रदेश से बीजेपी की विदाई का ऐलान कर डाला। जनसमूह को देखकर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता गदगद है। ये जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि 2022 में लोगों की मंशा क्या है, ये उसको उजागर करता है। जनता के जन सैलाब को देखकर आप, इनके उत्साह को देखकर आप ये लगा सकते हैं कि आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई का मन जनता बना चुकी है। साफ है कांग्रेस नेताओं को इस भीड़ में हाथ के लिए आज दिख रही है। ऐसे में पार्टी नेताओं का उत्साहित होना लाजमी है, लेकिन चुनाव तक इस जोश को बनाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं। साफ है कांग्रेस अपनी विजय शंखनाद रैली के जरिए कुमाऊं की 28 सीटों को साधना चाहती है, जिसमें से साल 2017 में कांग्रेस महज 5 सीटें जीत पाई थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए साल 2022 में बेहतर प्रदर्शन किसी चुनौती से कम नहीं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। देहरादून के विकास नगर में आज बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी शामिल हुए। जोशी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से राज्य में विकास हुआ, केंद्र के साथ राज्य के तालमेल से योजनाएं चल रही हैं, जिनसे जनता का फायदा हो रहा है। कहा राज्य में फिर बीजेपी की सरकार ही बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में और इधर धामी जी के नेतृत्व में हमारा जो परफॉर्मेंस किया है वो लोगों को याद दिलाने के लिए हम आए और ये पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इधर उत्तराखंड में फिर से जीत के आएगा और डबल इंजन बहुत ज़बरदस्त स्पीड से चलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2022 चुनाव में अपनी विधानसभा सीट बदल सकते हैं। सीएम धामी पहाड़ की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और चर्चा है कि मुख्यमंत्री अपने गृह जिले पिथौरागढ़ जा सकते हैं और चर्चा है कि सीएम जो है वो डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के डीडीहाट से चुनाव लड़ने को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। हालांकि डीडीहाट में बीजेपी के ही 5 बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल पहले से ही मौजूद है, लेकिन फिर भी लगातार धामी के डीडीहाट जाने की चर्चाएं चल रही हैं। पुष्कर धामी अभी मैदानी सीट खटीमा से 2 बार के विधायक हैं। तो डीडीहाट विधानसभा सीट जो है इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है सीएम पुष्कर सिंह धामी की हम बात कर रहे हैं, उनका पैतृक निवास यही है। ऐसे में ये चर्चाएं भी लगातार जोर पकड़ रही हैं कि सीएम धामी डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि इस सीट पर जैसे कि हमने शुरू में भी जिक्र किया, बीजेपी के कद्दावर नेता बिशन सिंह चुफाल पिछले 25 सालों से काबिज है। यूपी के दौरे से ही डीडीहाट विधानसभा में बिशन सिंह चुफाल की सत्ता काबिज है।
चुफाल उत्तराखंड बीजेपी के कद्दावर नेताओं में भी शुमार हैं। सीएम को छोड़ दें तो सूबे की सियासत के सभी बड़े ओहदों पर चुफाल रह चुके हैं। बावजूद इसके डीडीहाट विधानसभा से सीएम पुष्कर धामी के चुनावी अखाड़े में उतरने की चर्चाएं भी लगातार जोर पकड़ रही हैं। असल में इन चर्चाओं को बल इसलिए मिल रहा है कि सीएम धामी डीडीहाट के हड़खोला गांव के रहने वाले हैं। वहीं चुफाल की माने तो कुछ लोग सोशल मीडिया में बिना सिर पैर का फर्जी माहौल बना रहे हैं। ये तो राजनीति है, राजनीति में किसको रोक सकता है, कोई किसके मुंह से क्या रोक सकता है। ये सारे अटकलें हैं, ये सब पार्टी तय करती है भाई क्या करना है। हम पार्टी तय करेगी जो पार्टी तय करना है। ये लोग थोड़े तय करते हैं जो मीडिया में लिखते हैं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। ये कौन होते हैं पार्टी को तय करने वाले? ये सब तय करने वाली पार्टी होती है। चुफाल जैसे कद्दावर नेता के रहते डीडीहाट में किसी और को चुनावी अखाड़े में उतारना आसान भी नहीं है। फिर भी सीएम के डीडीहाट से लड़ने की चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ये बात और है कि कांग्रेस भी इस सीट पर जीत का स्वाद चखने के लिए रात दिन एक किए हुए है। राज्य बनने के बाद से डीडीहाट इकलौती ऐसी सीट है जहां पंजे की पकड़ कभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि वो जीत में बदल जाए। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगातार वहां पर जो एक विपक्ष की भूमिका होती है उस भूमिका को निभाया है। निश्चित तौर पे 2022 का चुनाव डीडीहाट सीट में आपको कांग्रेस का विधायक दिखेगा। डीडीहाट से चुनावी अखाड़े में सीएम उतरते हैं या फिर चुफाल ही जीत का छक्का लगाते हैं, ये तो आने वाले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन जब तक चुनावी सूरत साफ नहीं हो जाती तब तक ऐसी कई चर्चाएं चुनावी फिजा में तैरती नजर आएगी। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। राज्य में रोजगार गारंटी यात्रा चला रही है और इस यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल लेकर लेंसटाउन पहुंचे और यहां लोगों से मुलाकात की। आपका कहना है कि सरकार जो है, दरअसल उनकी सरकार आते ही राज्य में रोजगार की बहार लाएगी। इसके लिए वो राज्य के लोगों को गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। उधर हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत एक पेट्रोल पंप में कार में पेट्रोल भरते नजर आए हैं। दरअसल मंत्री बंशीधर भगत की बात करेंगे, नगर निगम के शुरू किए जा रहे पेट्रोल पंप का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इसी दौरान बंशीधर भगत ने पहले पेट्रोल पंप का फीता काटा और फिर एक गाड़ी में खुद ही पेट्रोल भरने लगे। नैनीताल हाईवे पर नगर निगम का ये पेट्रोल पंप निगम की इनकम बढ़ाने के लिए खोला गया है। सुविधा मिलेगी, वहीं इससे जो आमदनी होगी उससे नगर निगम क्षेत्र के कर्मचारियों की, अधिकारियों की और अन्य कामों के लिए पैसों की व्यवस्था का होगा। मैं इसके लिए यहाँ के महापौर डॉक्टर जोगन सिंह रौतेला को बधाई देना चाहता हूँ। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्रों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब जिला प्रशासन ने कमर कसी है। इन रिहैब सेंटर्स की बात करें, नजर रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर भर के सभी रिहैब सेंटर्स पर छापेमारी की, जिससे जो है टीम की अगर हम बात करें, गुरुवार को शहर के लास्ट रिहैब, जीवन ज्योति रिहैब और जीवनदान रिहैब पर छापेमारी की, जिनमें लास्ट रिहैब और जीवनदान को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन सेंटर्स में नशा छोड़ने आए लोगों ने सेंटरों पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। केंद्रों में पेशेंट को जब वहां भर्ती हो रहा है तो उसको क्या इलाज दिया जा रहा है उसका कहीं ब्यौरा नहीं रखा गया है। ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि जब पेशेंट भर्ती हुआ तो उसका किस तरह से इलाज शुरू हुआ और उसका वर्तमान में क्या इलाज चल रहा है। देखिए, जो हमारी जॉइंट टीम की चेकिंग थी, इसमें कई हमने जो है नशा मुक्ति केंद्र चेक किए हैं, तो जहाँ पर कई खामियां पाई गई हैं, तो जो लीगल उसमें चीज़ें हैं उनको देख करके और क्या नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं उन पे आगे कार्रवाई की जाएगी। देश के अंतिम गांव चमोली की अगर बात करें, माणा गांव की बात करेंगे, 5 दिवसीय लासपा मेले का शुभारंभ हुआ। चीन सीमा पर बसा माणा गांव भारत का अंतिम गांव है। लासपा मेले में रौनक बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय उत्पादों की दुकानें भी खोली गई हैं, जिसमें ऊनी वस्त्रों की काफी बिक्री हो रही है। दूर दराज से आने वाले यात्री इन वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी फायदा होता है। मेले का समापन होते ही माणा गाँव के लोग 16 तारीख को अपने शीतकाल के प्रवास के लिए गोपेश्वर, घिंगरान, सिरोखोमा, जोशीमठ जैसी जगहों पर चले जाएंगे। कल से हमारी लासपा की पूजा कार्यक्रम प्रारंभ हो गई है। श्री घंटाकरण का 5 दिन का ये कार्यक्रम चलता है और 4 बारी रहते हैं गांव के, उन 4 गाड़ियों को जिम्मेदारी दिया जाता है। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही। 4 धाम परियोजना को लेकर दाखिल केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट 8 सितंबर 2020 के उस आदेश में संशोधन के लिए केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सड़क परिवहन
और राजमार्ग मंत्रालय को परियोजना से जुड़े राजमार्ग पर 5.5 मीटर का गलियारा बनाने का नियम पालन करने को कहा था। ये एनएच चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।